हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ पर दो कंजंक्शंस ऐसे थे जिन पर मैं पर्याप्त डिस्कशन नहीं कर सका था। आइए आज इस वीडियो में हम उन्हीं दो कंजंक्शंस पर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि उनका प्रयोग करते समय हमें किन किन ग्रामेटिकल चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर पल आपको इसमें कुछ नई बात बतलाऊंगा। इसलिए अगर आप स्किप करते हैं या फास्ट फॉरवर्ड मोड पर लगाकर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एज इफ़ एंड एज दो का करेक्ट यूज़, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत अधिक पूछा जाता है और इनसे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आपको तो जाननी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम एज दो और एज इफ़ के बारे में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, जान लेते हैं, और जब भी हम उनका प्रयोग करें तो हमेशा ही उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें, तभी आप ठीक से उन वाक्यों को सही ढंग से ट्रांसलेट कर पाएंगे या उन्हें बोल पाएंगे। चलिए जरा वो कौन सी बातें हैं देखते हैं। पहली बात है दे आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एज दो एंड इफ एज इफ बोथ आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, तो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि इनसे शुरू होने वाली जो भी क्लॉज बनेगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी, मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज बनेगी, और अपने संपूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए अपनी मेन क्लॉज पर हमेशा ही डिपेंडेंट रहती है, और वो हमेशा ही वास्तव में अपने प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब को देखती रहती है और उससे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है दे आर यूज टू मेक कंपेरिजन्स। जी हाँ, आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि ये वो कंजंक्शंस हैं जो कंपैरिजन को शो करते हैं। जी हाँ, तो इनसे शुरू होने वाली जो भी क्लॉज बनेगी वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बनेगी, मीन्स कंपैरिजन ऑफ मैनर बनेगी, अर्थात तरीका बतलाती है। ओके, तो मैं पिछले वीडियो को ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आइए तीसरी बात को जरा देखते हैं क्या है। दे टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जी हाँ, ये जो कंजंक्शंस हैं ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस और सिचुएशंस को शो करते हैं। ये हाइपोथेटिकल क्या होता है? सिंपल सा काल्पनिक, जिसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। तो ऐसी इमेजिनरी सिचुएशंस को बोलता है जिस पर हमें सब्जंक्टिव पास्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। अब यह सब्जंक्टिव पास्ट टेंस क्या है, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको आगे चल करके बतलाने वाला हूँ। ओके, दूसरी बात करता है दे ऑल्सो टॉक अबाउट अ सिचुएशन। वो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में भी बात करते हैं दैट मे नॉट बी ट्रू, जो वो वास्तव में सच्ची नहीं हो सकती। तो जो सच्ची नहीं हो सकती है वो हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती है। बट लेकिन क्या होता है, दैट इज लाइकली, जो कि वैसी हो सकती है और पॉसिबल हो सकती है। अगली बात देखते हैं क्या है। एज इफ इज मोर कॉमन देन एज दो। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एज इफ एंड एज दो इनफैक्ट इन दोनों की ही मीनिंग बिल्कुल सेम है, अर्थात एक जैसा ही इनका मीनिंग होता है, इनका मतलब बिल्कुल एक जैसा ही होता है। सो इट्स योर चॉइस कि आप किसको बोलते हैं और किसको यूज करते हैं। अगली बात यह है कि पास्ट सब्जेक्टिव जो होता है वो क्या चीज़ होती है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बतलाने का प्रयास किया है। इंडिकेट एन अनरियल सिचुएशन, यानी जब कभी भी इनसे शुरू होने वाली जो क्लॉज है उसमें हम पास्ट सब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अभी आपको क्लियर करता हूँ मैं वो क्या होता है। तो फिर वो हमेशा ही अनरियल सिचुएशन को प्रकट करती है। अनरियल माने जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अनरियल है, अवास्तविक है, वो काल्पनिक है। ओके, कुछ ऐसा शो करती है। और एक और जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रूल है और वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड टू शो। पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं करते हैं अनरियल और हाइपोथेटिकल कंडीशंस को या सिचुएशंस को शो करने के लिए। बट कब, जब मेन क्लॉज आपकी पास्ट टेंस में हो तो फिर हम इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी एज इफ या एज दो से स्टार्ट होने वाली जो क्लॉज होती है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये है कुछ वो बातें जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलिए इन्हीं कंजंक्शंस का प्रयोग, इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब हम कुछ आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं जिनमें एक एक करके सारे नियमों
जो भी रूल्स हैं उनसे रिलेटेड सारे रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, वह ऐसे चलता है जैसे कि मानो वह राजा हो। अच्छे से देखिएगा यहाँ पर है क्या। इनफैक्ट यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। वह चलता है एक सेंटेंस है, जैसे कि मानो ये कंजंक्शन है, मीन्स यही एज इफ एज दो कंजंक्शंस हैं, और फिर वह राजा हो, वह राजा हो। ओके, ये दूसरा सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं कि इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो ये क्लॉज बनी, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी। ओके, और सबऑर्डिनेट कौन सी क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज बनी। क्यों एडवर्ब क्लॉज बनी? क्योंकि ये वास्तव में एक कंपैरिजन है। काहे का कंपैरिजन है? अच्छे तरीके से देखिए, वह चलता है, तो चलना यानी जो वर्ब हो रही है वो कैसी हो रही है? ऐसी हो रही है जैसे एक राजा चलता हो, तो उसके चलने की तुलना की जा रही है राजा के चलने की। ओके, अर्थात जिस प्रकार से राजा वॉक करता है उसी प्रकार से वह वॉक करता है, तो उसकी तुलना राजा से नहीं बल्कि उसके चलने की तुलना राजा के चलने से की जा रही है। ओके, तो इस तरीके से ये एक कंपैरिजन को शो करता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहलाएगी। ओके, अच्छा, अब कंपैरिजन कैसा है? मैनर का है, इसलिए कंपैरिजन ऑफ डिग्री नहीं बल्कि कंपैरिजन ऑफ मैनर है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर भी बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं, इनको जरा ट्रांसलेट करते हैं। कैसे? ही वॉक्स, वह चलता है, एज इफ मानो ही। अब देखिए यहाँ पर ही वॉक्स एज इफ, वह चलता है मानो कि वह राजा हो। राजा है नहीं वो, इनफैक्ट अब आज तो राजाओं का जमाना ही नहीं है, तो प्रजातंत्र है हर जगह। ओके, तो अब तो राजा कोई है ही नहीं। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी बात करते हैं कि राजा हो, तो ये एक अनरियल बात है। ओके, तो अनरियल बात के लिए हम यहाँ पर पास्ट सब्जंक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये है वो पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ओके, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अर्थात हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकती है, बट यहाँ पर आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा। ही वर ए किंग, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, और इसी को हम पास्ट सब्जंक्टिव बोलते हैं। ऑलराइट, बट मैं आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ। अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पर लोग वाज का प्रयोग करते हैं, और आप वाज का प्रयोग कर सकते हैं, बट स्पोकन वे पे। राइटिंग पर आपको हमेशा ही वर का यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ऐसी बात पूछी जाए तो आप वाज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करिएगा, अदरवाइज वहाँ पर नंबर आपके कट जाएंगे। आपको वर का प्रयोग ही करना पड़ेगा, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, कुछ भी हो, सबके साथ आपको वर का यूज़ करना है। ओके, अब आते हैं दूसरे सेंटेंस में। वह ऐसे खाता है मानो वह जंगली जानवर हो। ओके, तो यहाँ पर भी वह खाता है, खाने का मतलब जो भी खाएगा, तो जंगली जानवर, अब जंगली जानवर तो वो है नहीं, तो उसके खाने के तरीके की तुलना की जा रही है एक जंगली जानवर के खाने से। ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है। ओके, तो ऐसी अगर बात होती है तो हमें पास्ट सब्जंक्टिव का यूज़ करना चाहिए। चलिए कैसे? ही, तो देखिए जरा यहाँ पर हमने कैसे इसको ट्रांसलेट किया। ही ईट्स, वह खाता है, मानो एज दो का यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, एज दो। सपोज हमने यहाँ पर एज दो ही लिख दिया। ओके, एज दो ही वर, यहाँ पर भी हमने पास्ट सब्जंक्टिव टेंस का ही यूज किया है, अर्थात किसी भी के साथ में आपने यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज करना है। ओके, और वाइल्ड एनिमल, जैसे कि वह कोई जंगली जानवर हो। जी हाँ, तो ये भी एक ऐसी ही हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी बात यहाँ पर बोली गई। ओके, आगे देखते हैं। वह तोता ऐसे बोलता है मानो वह मानव हो। तो तोता मानव तो हो ही नहीं सकता है, फिर भी उससे तुलना कर दी गई, हाइपोथेटिकल तुलना है। जी हाँ, इसके लिए भी हम पास्ट सब्जंक्टिव का ही यूज करेंगे। कैसे? देखिए जरा, दैट पैरट, तो देखिए जरा यहाँ पर हमने कैसे यूज किया। दैट पैरट स्पीक्स, वह पैरट बोलता है, एज दो मानो, इट और इट के साथ में आपने पास्ट सब्जंक्टिव का यूज कर दिया। ओके,
अब अ ह्यूमन बीइंग। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि जब कभी भी कोई हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन हो तो उसके लिए हम पास्ट सब्जंक्टिव का प्रयोग करते हैं। एक बात और भी बतला देता हूँ, जब कभी भी यहाँ पर एज एफ या एज दो से शुरू होने वाली जो भी क्लॉज है उसके बाद अगर इस नॉन एक्शन वर्ब है, ये इस वर्ब के बाद अगर कोई नाउन रखा है या कोई एडजेक्टिव रखा है तो आपको हमेशा ही क्या करना चाहिए, वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अच्छा चलिए अब हम कुछ और ऐसे सिचुएशंस के बारे में ज़रा देख लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जहां पर अब आपको ग्रामर के रूल्स को बहुत ध्यान से देखना होगा कि वहां पर हमें किस सिचुएशन में किस चीज़ का प्रयोग करना है। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को ज़रा देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने माइंड का यूज़ करिए, अपने रीजंस मीन्स अपने तर्कों का यूज़ करिए और फिर देखिए कि ये क्या हैं। जी हाँ, ज़रा गौर करें। तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि तुमने सालों से खाना न खाया हो। ज़रा गौर करें, यहाँ पर जो जैसे कि अर्थात यहाँ पर जो एज दो या एज इफ से शुरू होने वाली जो क्लॉज है इसमें कैसी बात है ये, जैसे कि तुमने सालों से खाना नहीं खाया है। तो ज़रा गौर करें कि कोई सालों से खाना नहीं खाया, ऐसा दिखता तो सालों से अगर किसी ने खाना ना खाया होगा तो वो तो मर ही जाएगा। ओके, तो ये एक हाइपोथेटिकल बात है, कोई भी कैसा भी दिख रहा हो सालों से ना खाना खाने के बाद तो कोई मर ही जाएगा। तो ये एक अनरियल सी सिचुएशन है। तो अनरियल सी सिचुएशन है, इट मीन्स ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। ओके, तो अब हम यहाँ पर उसी पास्ट सब्जंक्टिव का ही यूज़ करेंगे। कैसे? यू तुम दिखते हो, यू लुक तुम दिखते हो। ओके, कैसे दिखते हो? एज दो या एज इफ, इसका यूज़ करेंगे एज दो। अब हम यहाँ पर देखते हैं तुमने सालों से खाना नहीं खाया है, ये वास्तव में यहाँ पर देखने में एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। ओके, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे एज दो यू हैव नॉट, यहाँ पर आप हैव नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यू हैव नॉट टेकन फूड फॉर ईयर्स, ऐसा सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम पास्ट सब्जंक्टिव का यूज़ करेंगे, अर्थात सब्जंक्टिव का मतलब यही होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पर हिंदी में बोलने पर भी ऐसा ही लग रहा है कि वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। बट अगर कोई अनरियल बात है तो हमें यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ करना चाहिए, हैड नॉट टेकन फूड फॉर ईयर्स। इसी पॉइंट को मैं अभी और एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा देखते रहिए। वो ऐसे दिखता है, कैसा दिखता है? जैसे कि वह कई दिनों से नहाया नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आपको ज़रा गौर से सुनना है। ये क्या? वह ऐसे दिखता है, ही लुक्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ही लुक्स, वह दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई पड़ता है मानो उसने कई दिनों से नहाया नहीं है। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? हैज़ का यूज़ किया है। ओके, अब अगर हमने यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया, चूंकि ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाई पड़ रहा है, हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया। अब ये अनरियल सिचुएशन नहीं है, अब ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। हो सकता है दिखने पर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कई दिनों, सचमुच उसने कई दिनों से नहाया नहीं है। तो जब कोई ये अनरियल सिचुएशन नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर मैं श्योर भी नहीं हूँ कि उसने सच में नहीं नहाया है, वो ऐसा दिखता ही है, हमेशा नहा करके भी आया हो फिर भी वो ऐसा दिखता है कि वो ऐसा लगे कि वह कई दिनों से नहाया नहीं। तो जब स्पीकर को ये श्योर नहीं होता है इस बात को बोलते समय कि ये बात सही भी हो सकती है, यानी रियल भी हो सकती है या अनरियल भी हो सकती है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर आप हैज़ मीन्स, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस प्रकार का वो टेंस बन रहा है उसी प्रकार के टेंस का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर ये फ्यूचर टेंस में होता तो आप यहाँ पर विल का यूज़ भी कर सकते थे। बट अगर कोई अनरियल, अगर आपने यहीं पर हैड का यूज़ कर दिया, हैड, ओके, तो ये अनरियल या ऐसी ही कोई हाइपोथेटिकल बात होती है। तो अब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप श्योर नहीं हैं बट आप हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं,
हाइपोथेटिकल मीन्स कोई ऐसी काल्पनिक या जो हो ही नहीं सकती, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस ही यहाँ पर आपको टेंस का यूज़ करना चाहिए। अब अगर ये पास्ट टेंस में हो जाएगी ही लुक्ड, तो ये भी पास्ट टेंस में ही हो जाएगी, ये भी हैड टेकन ही हो, हाँ जी हाँ, ये भी हैड टेकन ही हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में है और सेंटेंस ऐसा बोला जा रहा है, प्रेजेंट को उसको बनाया जा रहा है, बेस प्रेजेंट टेंस बनाया जा रहा है, वो ऐसे दिख रहा है या ऐसा दिखता है जैसे उसने नहाया नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूँ, प्रेजेंट का रेफरेंस है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पर हैड के स्थान पर क्या हैज़ का यूज़ ही, अर्थात जो टेंस हैं उन्हीं का यूज़ करना चाहिए। ओके, ये कोई हाइपोथेटिकल बात, हाँ ये तो हाइपोथेटिकल लग रहा है, सालों से ना खाना, ये तो काल्पनिक लग रहा है, कुछ ऐसी बात जो असंभव सी है या अनरियल सी बात है, बट ये बात आपको रियल से भी लग रही है। तो जब हमें रियल लगे, कोई हाइपोथेटिकल बात ना लगे और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, यानी रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रेजेंट टेंस का है, तो हमें अकॉर्डिंग टू टेंस ही वहाँ पर, फ्यूचर टेंस में हो तो हमें विल शैल का यूज़ कर लेना चाहिए। शैल का तो आप यूज़ नहीं करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का ही यूज़ करते हैं, तो आप विल का यूज़ करिए, हैज़ का प्रयोग करिए, या किसी भी टेंस, जो भी टेंस वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है उस टेंस का यूज़ करिए। ओके, अब देखिए, अब इसको ज़रा देखते हैं। वह ऐसे लगता है जैसे कि वह उत्तर जानता हो। अब इस बात को भी ज़रा गौर से सुनिएगा, वो ऐसे लगता है, देखने पर ये प्रेजेंट टेंस की बात है, सामने कोई है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वो आंसर जानता हो। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये भी कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम इसे हाइपोथेटिकल या अनरियल बनाना चाहें तो हम इसे पास्ट टेंस में ही यूज़ करेंगे। कैसे? ही। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, हमने इसी सेंटेंस को दो प्रकार से ट्रांसलेट किया है और दो प्रकार की वर्ब्स हमने यहाँ पर यूज़ की हैं और इन दोनों का ही मीनिंग डिफरेंट है। ज़रा गौर करें क्या है। ही सीम्स, वह प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? एज इफ, मानो ही न्यू द आंसर, जैसे कि वह आंसर जानता हो। अब अगर आपने यहाँ पर न्यू का प्रयोग किया है तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग ऑफ एन अनरियल सिचुएशन, means you are sure that he doesn't know, he is just pretending to know. ओके, वो नहीं जानता है, आप श्योर हैं और एक अनरियल सी बात आप बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो जानता हो, बल्कि वो जानता नहीं है। अगर आप यहाँ पर न्यू का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ये बात अनरियल है। ओके, और यहाँ पर ही सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह जानता हो, ही नोज, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया, चूँकि ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा है और आपने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है, तो इट मीन्स ये हो सकता है कि वो जानता भी हो और हो सकता है कि ना भी जानता हो। अर्थात यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट यहाँ पर हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी या अनरियल बात नहीं है। ये अनरियल सिचुएशन को प्रकट करेगा और ये ऐसी सिचुएशन जो वास्तव में पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ और भी मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देने जा रहा हूँ, उनको भी ज़रा अच्छी तरीके से समझ करके और अपने सारे के सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। फिर भी अगर डाउट शेष रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, तो चलिए ज़रा कुछ और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब देखिए, फाइनली जल्दी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर, वह दिखता था। अब ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, पास्ट टेंस में है। मानो कंजंक्शन हो गया, एज दो, एज इफ, वह सब कुछ जानता हो। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता है। ओके, तो ये भी एक अनरियल सी बात है, अनरियल सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है ये। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें वास्तव में पास्ट सब्जेक्टिव मोड में ही बनाना चाहिए। बट यहाँ पर देखते हैं क्या, ही लुक्ड, वह दिखता था, मानो एज इफ। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें। तो ही लुक्ड एज इफ ही हैड नोन, अगर हम कर देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही हैड नोन एवरीथिंग। अगर हम इस तरीके से इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, अर्थात हैड नोन का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है, तो फिर आप सबॉर्डिनेट जो क्लॉज बनेगी और जिसमें अनरियल बात कही जा रही हो, हाइपोथेटिकल बात कही जा रही हो, तो वहाँ पर आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं रखेंगे। ये पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इसे हमेशा ही क्या है, ही न्यू, आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करेंगे इस प्रकार से। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस की हेल्प से मैं आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में इन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है। देखिए जरा, ही लुक्स, वह दिखाई पड़ता है मानो ही इज़ अ प्रिंस, मानो कि वह एक राजकुमार हो। ओके, तो किस अपनी वेशभूषा से वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो कोई राजकुमार हो। तो अब अगर राजकुमार हो और हमने इज़ का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने किसी भी पास्ट सब्जेक्टिव का यूज़ नहीं किया है, तो ये क्या बात है, वो रियल है। ओके, अर्थात वो राजकुमार है, राजकुमार जैसा दिखता है, बट वी आर नॉट श्योर, अर्थात हम श्योर नहीं है वो राजकुमार हो भी सकता है। अगर ऐसा है तो हमें फिर रियल जो टेंस वहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज़ करना चाहिए। ये बात भी रियल है। ओके, अब अगर हम कहते हैं ही लुक्ड, हमने प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब को पास्ट टेंस में कर दिया, तो एक रूल है, क्या रूल है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगी। जी हाँ, तो ये पास्ट टेंस में हो गई है, यहाँ पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, वर नहीं लगाया, ही के साथ वाज लगाया है, तो ये क्या है, ये रियल सिचुएशन को प्रकट कर रहा है। अर्थात इनका मतलब ये है कि ये कोई हाइपोथेटिकल या कोई अनरियल सिचुएशन नहीं है। मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे बी अ प्रिंस, ये संभव है कि वह राजकुमार हो भी सकता है, बट नॉट श्योर, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन को प्रकट करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स क्या हैं, अगर पास्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज जो है अगर पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज की वो भी पास्ट टेंस में ही हो जाएगी। ओके, इन्हीं सेंटेंसेस को हमने यहाँ कुछ नीचे लिखा है, इसको भी ज़रा गौर करें। ही लुक्स एज इफ ही वर, और अगर हमने यहाँ पर पास्ट सब्जेक्टिव का यूज़ कर दिया है तो फिर क्या होगा कि ये अनरियल हो गया, अनरियल हो गया। वी आर श्योर, हमें पता है कि वो राजकुमार नहीं है, बट वो ऐसे दिख रहा है, कपड़ों से बना ठना ऐसा दिख रहा है जैसे राजकुमार हो, और हम अच्छी तरह से उसे जानते हैं कि वो राजकुमार नहीं है, तो फिर हम आप ऐसी यानी इस वर्ब यानी ही के साथ यानी सभी के साथ हम वर का ही यूज़ करेंगे। ओके, और अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो भी हम यहाँ पर वर का ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इन दोनों ही सेंटेंसेस को ठीक से देखें और समझें कि मैंने यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो अगर आप श्योर हैं कि वो अनरियल है या कोई सच में स्टेटमेंट ही एक ऐसा है जो अनरियल सिचुएशन को शो करता है, तो फिर आपको वहाँ पर पास्ट सब्जेक्टिव का यूज़ करना चाहिए। ओके, अब आते हैं अंतिम सेंटेंस में, और ये है ऐसा लगता है कि वर्षा होगी। अब यहाँ पर कई प्रकार की सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे बोलते हैं इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, एज इफ मानो इट विल रेन, हमने यहाँ पर विल का प्रयोग किया है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमको बतला रहा है कि हम फ्यूचर में किसी होने वाले एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फिर यहाँ पर जो भी टेंस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है हमने बना दिया। ओके, इट विल रेन। अब ये हो गया क्या, ये रियल चीज़ें हो गई, यानी ये रियल में ऐसा हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि वर्षा हो ही जाएगी। हम बस आगे की पॉसिबिलिटी को शो करते हैं और ऐसा लगता है मानो वर्षा हो जाएगी या होगी, तो ये रियल सिचुएशन को शो करता है। बट अगर हमें इसी बात को थोड़ा सा अनरियल शो करना है तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पर विल के स्थान पर हम वुड का यूज़ कर देंगे, इट वुड रेन। अब ये जो बात हो जाएगी ये वास्तव में अनरियल हो जाएगी, विल लगाएंगे तो ये रियल हो जाएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टेंस अगर हम लगाते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट में जो टेंस है, अकॉर्डिंग टू टेंस अगर हम क्रियाओं को यूज़ करते हैं तो वो
रियल या लाइकली टू हैपन, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसी बात को शो करेगा। और अगर हम वहाँ पर ऐसे पास्ट टेंस का यूज़ कर देते हैं तो फिर ये विल की पास्ट फॉर्म है, हमने वुड का यूज़ किया है, तो ये अनरियल बात हो जाएगी, एक इमेजिनरी माने एक काल्पनिक बात हो जाएगी। ओके, अच्छा, तो इस तरीके से आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा हम प्रेजेंट में, अगर कॉन्टेक्स्ट हमारा प्रेजेंट का है तो अगर हम प्रेजेंट में ही एज इफ से शुरू होने वाली क्लॉज को अगर प्रेजेंट में ही रखते हैं तो वह रियल कंडीशन को शो करती है, रियल सिचुएशन को शो करती है। और अगर हम वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो वो अनरियल या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी बातों को शो करती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप इसे अपना बना लीजिए और इसे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए।